देखिए, इंडिया में जातिवाद यानी कास्ट सिस्टम पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहा है। लोग इसको अपने अपने एंगल से देख रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं जातिवाद अच्छी चीज़ है, जिसको फायदा हो रहा है बोला अच्छी चीज़ है, जिसको नुकसान हो रहा है बोला गलत चीज़ है। लोग इसको अपने अपने एंगल से देख करके 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो बना दे रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं जातिवाद देखो कितना गलत चीज़ है, हिंदुओं में तो कितनी सारी जातें हैं, कितना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, कितना छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, अपर क्लास लोअर क्लास, ना जाने कितने चीज़ों बोल करके इसको बदनाम किया जा रहा है। और जो कि एक हिसाब से ठीक भी है, आपको आप अपने ही एंगल से देख सकते हो ना, जहाँ तक आपकी सोच जाएगी आप उसी एंगल से देखोगे। लेकिन प्रॉब्लम मुझे वो नहीं है, प्रॉब्लम मेरा ये है कि यार कोई टॉप एंगल से देखने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, कोई इसको चारों तरफ से समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में ना मैं जातिवाद को एकदम अंदर से जाकर के निचोड़ के लाने वाला हूँ, पूरा गहराई से इसको समझने वाले हैं और मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जातिवाद है क्या। मैं इसको टॉप एंगल से देखने वाला हूँ, मैं इसको चारों तरफ से देख करके आपको समझाने वाला हूँ कि अरे जातिवाद है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका अभी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका आने वाले जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका पास्ट में कैसा इम्पैक्ट रहा है, क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसके पीछे की लॉजिक क्या थे, तथ्य क्या थे, और क्या ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसा सोल्यूशन है, अगर ये नहीं प्रॉब्लम है तो हमें इसको कैसे बढ़ावा देना चाहिए, किस एंगल में इसको बढ़ावा देना चाहिए, किस एंगल में इसको हमें काटना चाहिए। मतलब काफ़ी सारे तरीके से मैं जातिवाद को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके लिए सॉरी यार, क्योंकि मैं 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो नहीं बना पाता हूँ, मैं किसी एक एंगल से नहीं देखना चाह रहा, मैं इसको चारों तरफ से जब मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ तो मेरी वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं, इसके लिए क्या करेंगे यार, सॉरी। बट ठीक है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट से बैठ करके ये वीडियो देखिएगा। न्यूट्रल माइंडसेट से मेरा मतलब है कि आप किसी भी जात के, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ के हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आप अपने धर्म मजहब पंथ को साइड में रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप ये मानिए कि बस मैं एक इंसान हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ, मैं टेक्निकल वे में सोच रहा हूँ, मैं किसी की कही कहाई बातों पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप सोचेंगे, लॉजिकल वे में सोचेंगे, तब आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। बाद में फिर कमेंट सेक्शन में जो भी आपको कहना होगा, आपकी जो राय होंगे वो बताते चलिएगा, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट से वीडियो देखिए। क्लियर है? ओके, अब देखिए, हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये जो जातिवाद है ना, ये कोई सोशल सिस्टम नहीं है, ये कोई सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, इसको किसी ने बैठ करके बनाया नहीं है कि आपको इसी जात में रहना है, इसी धर्म में रहना है, यही लाइन लेंथ फॉलो करना है, यही प्रोफेशन फॉलो करना है, यही पूजा पद्धति फॉलो करना है। बिल्कुल नहीं, ये कोई सोशल स्ट्रक्चर नहीं है। जातिवाद ये एक माइंडसेट है, ये एक विचारधारा है। क्लियर है? जब आप ये समझ लेते हैं कि जातिवाद एक विचारधारा है तो आपको आगे समझने में आसानी होगी। देखिए, जब कोई सोशल स्ट्रक्चर होता है, कोई नियम होता है ना, जब कोई बना देता है किसी नियम को, तो उसमें बदलाव लाने में थोड़ा काफ़ी समय लगता है, उसमें बदलाव बहुत कम आता है। लेकिन जब विचारधारा होता है ना, तो विचारधारा में बदलाव बहुत जल्दी आता है और बहुत फास्ट बदलाव आता है, क्योंकि भाई मेरा सोचना कुछ और हो सकता है, आपका विचारधारा कुछ और हो सकता है, आने वाले जनरेशन का सोचना कुछ और हो सकता है। तो विचारधारा जो होता है, माइंडसेट, तो बहुत तेज़ी से बदलता है, बहुत तेज़ी से इसमें एवोल्यूशन होता है। और इसी वजह से पहले का जो, मान लो कुछ समय पहले जो जातिवाद था या अभी का जो जातिवाद है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। पहले का जो लोगों का विचारधारा था, अभी के विचारधारा में बहुत ज़्यादा क्लैश है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में पूरी गहराई से कवर करने वाले हैं। और वैसे भी अभी जो देखने को, अभी तो जातिवाद हमें हर जगह देखने को मिल रहा है यार, स्कूलों में, कॉलेज में, जॉब्स में, सोसाइटी में, शादियों में, पॉलिटिक्स में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, मतलब हर जगह जातिवाद हमें देखने को मिला। हर जगह ये परेशान करके पीड़ित में करके रखा है। लेकिन यही है कि जब आप इसको गहराई से समझ जाते हैं, तब आप इसमें नहीं पड़ते हैं, तब आप पीड़ित नहीं होते हैं। क्लियर है? देखिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें जातिवाद के हिस्ट्री को समझना होगा। अगर आप इतिहास समझ जाएंगे तो बाकी आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे जातिवाद का जो सबसे पुराना लिखित उल्लेख मिला, कि जातिवाद का सबसे पुराना लिखित उल्लेख कहाँ है, तो वो मुझे मिला हिंदू के ऋग्वेदा में। और ये ऋग्वेदा है, ये लगभग आज से 5-6 हज़ार साल पुरानी लिखी हुई पुस्तक है। इसमें हमें सबसे पुराना लिखित उल्लेख मिलता है जातिवाद के ऊपर। उस समय के जो लोग थे, उनका ऐसा मानना था कि हम इंसान के नाम से नहीं, उसके काम से पहचाने, उसके जन्म से ना पहचान करके उसके कर्म से पहचाने। और ये अच्छी चीज़ है।
आज भी हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं और ये अनादि काल तक चलने वाला है। हम लोगों के उनके कर्म से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को नहीं मतलब है आपका नाम क्या है, सबको मतलब है आप काम क्या करते हो, और ये अच्छी चीज़ है। तो उस समय के लोगों ने भी, आज के 5-6 हज़ार साल पहले के लोगों ने भी ये चीज़ को फॉलो किया कि वो लोग लोगों के कर्म से पहचानने लगे। तो उनका ये मानना हुआ कि फिर भाई कर्म से हम कैसे कैसे पहचाने। तो जब इस पर कुछ लोगों ने अध्ययन किया थोड़ा सा, तो उनको ये समझ में आया कि यार एक जो ह्यूमन बॉडी होता है ना, मानव शरीर होता है, इसके अंदर उन्होंने देखा 4 कैपेबिलिटीज होती हैं, 4 तरीके का क्षमता होता है। अभी अगर देखें तो अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके की कैपेबिलिटीज हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी, मतलब इतना ज़्यादा चेंज हुआ है, तो हमारे सामने अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं। लेकिन आज से 5-6 हज़ार साल पहले एक ह्यूमन बॉडी में 4 ही तरीके का कैपेबिलिटीज होता था। तो उन लोगों ने ह्यूमन बॉडी के बेस पर एक सिस्टम बनाया जिसको बोला गया वर्ण। यानी अब इंसानों को 4 कैटेगरी में बांटा गया, और ये जो 4 वर्ण हैं इनके नाम भी आपने सुने होंगे, जिसको बोला गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मतलब इंसान को 4 कैटेगरी में बांटा गया। और 4 कैटेगरी में क्यों बांटा गया? क्योंकि एक इंसान 4 तरीके का काम कर सकता था, 4 तरीके के प्रोफेशन में जा सकता था। तो ये प्रोफेशन वाइज डिवाइड थे। अब इस थोड़ा सा हम और गहराई में चलते हैं। देखिए, अगर आप ह्यूमन बॉडी को ध्यान से देखेंगे तो जैसे मैंने बोला 4 कैपेबिलिटीज़ हैं। एक कैपेबिलिटीज़ क्या है कि इंसान अपने मस्तिष्क से काम करे, बुद्धिमान हो। दूसरा कैपेबिलिटीज़ क्या है, इंसान अपने हाथों से काम कर सकता है, बलशाली हो सकता है। तीसरा कैपेबिलिटीज़ क्या है, इंसान अपने जांघों से काम कर सकता है, जो थाई होता है। थाई मतलब जांघ, मतलब जो देश विदेश घूम कर करके पैसा कमा सकता है। चौथा कैपेबिलिटीज़ क्या हो सकता है, जो इंसान अपने पैरों से काम कर सकता है, जिसके अंदर सेवा सत्कार का भावना हो। तो इस तरीके से बस एक ह्यूमन बॉडी का रेफरेंस लेकर के लोगों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब देखिए हुआ क्या कि जो इंसान बहुत बुद्धिमान होता था, जो इंटेलिजेंट होता था, जो समाज को सही मार्ग दिखा सकता था, जो एजुकेट कर सकता था, जो समाज में एजुकेशन फैला रहा था, ज्ञान फैला रहा था, उसको ज्ञानी बोला जाता था ना। तो उसको फिर ब्राह्मण कैटेगरी में डाल दिया गया। मेरा मतलब ये है कि उसके नाम के आगे या पीछे ब्राह्मण का टाइटल लोग लगाने लगे। जैसे लेट्स से मान लो मैं विकास हूँ, अब मेरा नाम विकास है, लेकिन अगर मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, मतलब ज्ञान दे रहा हूँ, तो लोग मुझे क्या बोलने लगे, विकास के साथ साथ विकास ब्राह्मण है। तो लोग मुझसे पूछते हैं भाई आप क्या करते हैं, तो मैं ब्राह्मण हूँ। तब लोगों को समझ में आता, अच्छा मतलब आपका काम है एजुकेशन देना। क्लियर है? ऐसे कोई इंसान अगर बहुत बलशाली होता था, ताकतवर, और जिसके हाथों में ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ताकत होती थी, वो क्या करता था, सोसाइटी में वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लगा, वो लोगों को सुरक्षा करने लगा। तो उसके नाम के आगे पीछे लोग टाइटल लगा दिए क्षत्रिय। यानी क्षत्रिय मतलब योद्धा, जो लड़ाकू हो, उसके नाम के आगे पीछे क्षत्रिय लगा दिया गया। क्लियर है? ऐसे जो अगर कोई देश विदेश घूम, मतलब मान लो कोई ऐसा है जो कि देश विदेश घूम कर करके और धन इकट्ठा कर करके, अर्जित कर करके लोगों का पेट पाल रहा है, तो उसके नाम के आगे पीछे टाइटल लगा दिया गया वैश्य। वैश्य का मतलब व्यापार, यानी जो व्यापारी हो, जो व्यापार करे, देश विदेश घूमे, तो जिसकी जांघें मजबूत होती थी, जिसकी जांघें स्ट्रांग होती थी, वो लोग देश विदेश घूम करके, अलग अलग जगहों पर घूम करके धन इकट्ठा कर करके और फैमिली को, सोसाइटी को या फिर देश को बैलेंस करने का काम करते थे। अगर आप जांघ को देखेंगे, जांघ का काम क्या होता है, पूरे बॉडी को बैलेंस करना। तो इसी वजह से वैश्य का काम क्या था, पूरे सोसाइटी को, पूरे कम्युनिटी को बैलेंस करना। कैसे? उनका मतलब पेट पालना, मतलब ओवरऑल आप बोल सकते हो उनका पेट पालना। क्लियर है? तो इस वजह से वैश्य का उनको टाइटल दिया गया, वैश्य मतलब व्यापारी। और एक चौथा टाइटल दिया गया शूद्र का। शूद्र मतलब जिनके अंदर सेवा सत्कार का भावना है, जो पैरों से चल करके गरीब दुखियों का या फिर डिसेबल्ड पर्सन का जो सेवा सत्कार कर सके, उनको बोला गया शूद्र। शूद्र का मतलब जिसके अंदर सेवा का भावना हो, जो हेल्पिंग नेचर का हो। तो इस हिसाब से उनको जब ये देखा कि इंसान 4 तरीके का काम कर सकता है, तो उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मतलब ये सब कॉन्शियसली हुआ, इसको किसी ने बैठ के बनाया नहीं, बस लोगों ने ऐसे ही सब कॉन्शियसली हो गया, धीरे धीरे चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात क्या थी ना, कि ये बर्थ बेस नहीं था, ये कैपेबिलिटीज़ बेस था, ये आपके प्रोफेशन के बेस पे था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। और इस चीज़ को आज भी हम फॉलो करें। ठीक है, नाम को हमने चेंज कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन फॉलो तो आज भी हम वही कर रहे हैं कि आपके प्रोफेशन, आपके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से लोग आपको पहचानते हैं। क्लियर है? देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा। आपने ऋषि वाल्मीकि का नाम सुना होगा, जिन्होंने रामायण लिखी थी। वाल्मीकि जी का पहले जो टाइटल था वो शूद्र का टाइटल था, यानी उनको लोग शूद्र के टाइटल में उनको शूद्र बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो हेल्पिंग नेचर के थे, वो लोगों का सेवा सत्कार करते थे, तो उनको लोग शूद्र के नज़र से देखते थे कि ये शूद्र है, मतलब ये हेल्प कर रहे हैं लोगों को। लेकिन फिर आगे चल करके वाल्मीकि जी ने
जब रामायण लिखी तब उनको शूद्र के कैटेगरी से फिर लोगों ने मतलब ना देख करके फिर लोग उनको ब्राह्मण के कैटेगरी से देखने लगे। मतलब अब आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण यानी अब आप ज्ञानी हो चुके हैं। तो वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं था, जब 4 ही प्रोफेशन थे, कोई छोटा बड़ा नहीं था। जो जैसा काम कर रहा था उसको उस कैटेगरी में या फिर उस नज़र से लोग देख रहे थे। और ये ज़रूरी था कैटेगराइज करना, क्यों? क्योंकि ग्रुपिंग करने के लिए। ग्रुपिंग मतलब जैसे मान लो लेट्स से किसी सोसाइटी में मान लो अचानक से किसी को लगा कि भाई यहाँ पे संकट आ रहा है, कोई आक्रमण कर रहा है, तो अब उनको ग्रुपिंग किसका करना है? उनको क्षत्रियों को ग्रुपिंग करना होगा ना, जो योद्धा हैं, लड़ाकू हैं। तो कैसे समझ में आएगा कि कौन क्षत्रिय है? तो जब अगर आपको टाइटल दे दिया गया भाई क्षत्रिय, तो अगर मान लो कोई एक अनाउंसमेंट करेगा, कोई अगर एक आवाज़ लगाएगा भाई सारे क्षत्रिय यहाँ आ जाओ, तो जितने भी लोग आपको, जब लोग क्षत्रिय क्षत्रिय बोल रहे हैं, उनको क्षत्रिय बोलो, जितने क्षत्रिय होंगे वो सब इकट्ठा आ जाएंगे। तो इस हिसाब से उस सोसाइटी की मतलब सेफ्टी को देखा जा सकता है ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इस तरीके से किया गया। जैसे मान लो अगर कहीं ज्ञान की बातें हैं तो जितने लोग ब्राह्मण थे वो सारे लोगों को बुला करके ज्ञान की बातें किया जाने लगा। कहीं पे अगर सेवा सत्कार है, किसी की मदद करनी है, मान लो कहीं आग लग गया, कुछ हो गया, तो जो सेवा सत्कार वाले भावने वाले लोग थे उनको इकट्ठा बुलाया गया। तो इस तरीके से ग्रुपिंग करने के लिए चीज़ किया गया, जो कि लॉजिकली 100% सही था, उस समय के हिसाब से कोई गलत नहीं था। यहाँ तक आपको अयोग की बात समझ में आ गया। और जैसा मैंने बोला कि बर्थ बेस पे नहीं था, मतलब एक ही फैमिली में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते थे। एग्जाम्पल के लिए मान लो लेट्स से मैं बहुत ताकतवर हूँ, तो मैं क्या हूँ? क्षत्रिय। अब मुझे लोग क्षत्रिय बोलेंगे। मेरा अगर मान लो बेटा होता है तो वो मान लो अगर ज्ञानी है या वो लोगों में ज्ञान फैला रहा है, तो उसको लोग ब्राह्मण बोलेंगे, मतलब उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में डाल देंगे इन द सेंस उसको बोलेंगे, लोग उसको उस नज़र से देखेंगे। कोई मान लो मेरा एक और बेटा है जो हेल्पिंग नेचर का है, तो उसको शूद्र के कैटेगरी से देखा जाएगा, है ना। तो इस तरीके से एक ही फैमिली में अलग अलग कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि ये जैसा मैंने बोला कि कैपेबिलिटीज बेस्ड थी। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हुआ क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, तो जो 4 वर्ण थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें 3 वर्ग वाले लोग थे, यानी 3 वर्ण वाले लोग थे, इनमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो वैश्य वर्ण के लोग थे, जो व्यापारी थे, इनमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि अब व्यापारी का मतलब क्या होता है? कोई एक ही व्यापार थोड़ी होता है। जैसे जैसे लोग जब बुद्धिमान हुए, लोगों की बुद्धि खुलने लगी, और तो लोगों ने अलग अलग व्यापार करना शुरू कर दिया। मान लो किसी ने सोने का व्यापार करना शुरू किया, कोई कपड़े का कर रहा है, कोई चमड़े का कर रहा है ना, लेदर का कर रहा है, कोई दूध का कर रहा है। तो अलग अलग व्यापार लोग करने लगे। तो फिर लोग उनके व्यापार के नाम के हिसाब से उनको फिर लोग टाइटल देने लगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर लेट्स से मान लो अगर कोई सोने का व्यापार कर रहा था, तो जब सोने का व्यापार कर रहा था तो लोग उसको क्या बोलने लगे? भाई देखो ये सोनार है। सोनार मतलब देखो ये सोने का व्यापार कर रहा है इसलिए सोनार है क्या? वो है, वो वैश्य है। लेकिन वैश्य में फिर क्या है, मतलब वो क्या बोलेंगे इसको लोग, और मतलब मिनी नीच जिसको बोलते हैं ना, मतलब और छोटे में कैटेगराइज करना, तो लोग मिनी नीच में आ गए। तो फिर लोग बोलेंगे कि है तो ये वैश्य कैटेगरी का, लेकिन वैश्य कैटेगरी मतलब व्यापारी, लेकिन व्यापारी में कौन सा व्यापारी है? तो ये सोने का व्यापारी यानी सोनार है। ये मान लो धोबी है। धोबी मतलब जो कपड़ा धोने वाला। तो अगर मान लो कोई कपड़ा धुलने का काम कर रहा है, प्रोफेशन उसका कपड़ा धुलने का हो गया, तो कपड़ा धुलने वाला नहीं धोबी है ना। ऐसे अगर मान लो अगर और किसी कोई कैटेगरी का है, मान लो कोई लकड़ी का काम कर रहा था, तो उसको क्या बोला गया? उसको बढ़ई बोला गया, है ना। कोई खेती का काम कर रहा था, मान लो कोई जमीन से जुड़ी हुई कोई एग्रीकल्चरल काम कर रहा था, तो जो जमीन से काम कर रहा था उसको क्या बोला गया? जमींदार बोला गया। जमींदार यानी जो जमीन से काम कर रहा था। बाद में चल करके फिर उसका नाम धीरे धीरे समय के अनुसार लोग चेंज करके कुर्मी रख दिए, फिर कुर्मी से चौधरी हुआ, चौधरी से फिर और न जाने क्या हो गया। इस तरीके से अगर मान लो कोई गाय पाल रहा है, ठीक है, गाय भैंस पाल करके वो दूध का काम कर रहा है, तो उसने गाय पाला तो उसको फिर क्या नाम दे दिया गया? लोग ग्वाला बोलने लगे। गाय से ग्वाला आया, ग्वाला से फिर बाद में चल करके उसका नाम अहिर रख दिया गया। अहिर से चेंज करके फिर क्या हो गया? अहिर से करके फिर चेंज यादव कर दिया गया। यादव से फिर और ना जाने कितने नाम दे दिया गया। तो इस तरीके से वैश्य वर्ण में भी काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन देखने को मिला। ध्यान से अगर आप गौर से देखेंगे तो जितने जाति अभी हमें देखने को मिलते हैं, जितने कास्ट, ये भी प्रोफेशन बेस हैं, है ना। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुआ? देखिए उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, एजुकेशन उतना नहीं था, या एजुकेशन था भी तो गुरुकुल वगैरह का व्यवस्था था, लेकिन वो बहुत दूर दूर थे या लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल थे। तो क्या होता था कि जैसे मान लो लेट्स से अगर मैं सोने का काम कर रहा हूँ, तो जो मेरा बच्चा पैदा होगा वो बचपन से मुझे देख रहा है पिताजी सोने का काम कर रहे हैं। अब उसके पास तो उतनी अपॉर्चुनिटी, उतनी ऑप्शन है नहीं कि वो अलग व्यवसाय में जा सके। तो वो क्या करेगा? वो भी मेरे ही लाइन लेंथ में चलेगा ना। मतलब वो देखा पिताजी सोने का काम कर रहे हैं, मैं भी सोने का काम करूँगा, तो भी वो मेरे पीछे वो भी लग गया। तो ऐसे ही मान लो अगर कोई है ना,
कोई जमींदार है, जमीन का काम कर रहा है, उसको जमींदार बोला गया। अब उसके जो बच्चे होंगे वो भी फिर खेती में ही लग जाएंगे। हाँ, एक दो बच्चे हो सकते हैं, मान लो अगर कोई शिक्षा मिले तो अलग व्यवसाय में चले जाएं, तो मेजॉरिटी लोग क्या होंगे कि उसी व्यवसाय में लग जाएंगे। तो ऐसे जब काफ़ी सालों तक चलता रहा तो लोगों का माइंड, लोगों का परसेप्शन कैसा बन गया कि लोग उसको प्रोफेशन बेस ना देख के उसको बर्थ बेस देखने लगे। यानी जो सुनार के घर पैदा हो रहा है वो सुनार ही बनते जा रहा है ना। मान लो मैं सुनार हूँ, मेरे घर जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब सुनार ही बनते जा रहे हैं। कोई दूध बेचने वाला बंदा था, क्या था, जो गाय पालने वाला बच्चा ग्वाला, अब ग्वाला के घर जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे ग्वाला ही बनते जा रहे हैं, है ना। कोई जमींदार के घर जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं जमींदार बनते जा रहे हैं। कोई चमड़े का व्यापारी है अगर तो उसको नाम दिया गया चमार। अब चमार के घर जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे चमार ही बनते जा रहे हैं, मतलब सारे चमड़ा के काम करते जा रहे हैं। तो ये फिर धीरे धीरे लोगों का माइंड किस तरीके से हो गया कि भाई जो जिस जाति में पैदा हो रहा है वो उसी जात का है, वो वही काम करेगा, क्योंकि एजुकेशन उतनी नहीं थी या फिर अवेलेबल नहीं था, फिर लिमिटेड लोग अलग काम कर पा रहे थे, और फिर काम भी बहुत लिमिटेड था। ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा काम था कि अलग अलग लोग फील्ड में जा सकें, फील्ड भी लिमिटेड थी। तो इस वजह से परसेप्शन, लोगों का माइंड, लोगों का मानसिकता ये हो गया कि भाई ये जाति पात बर्थ बेस है ना, जाति पात बर्थ बेस है। बस यहीं से थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम शुरू हुआ। जैसे मैंने बोला कि विचारधारा है, माइंडसेट है, और माइंडसेट तो किसी भी एंगल में जा सकता है, जो आप देखोगे उसी एंगल में जाएगा। अगर 2 3 4 पीढ़ियों को अगर आप देख लोगे तो फिर आप उसी चीज़ को फॉलो करते हो, क्योंकि दिमाग हमारा उसी चीज़ को फॉलो करने लगता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद जो प्रॉब्लम अराइज हुआ ना, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है कि जब लोग थोड़े से और चालाक हुए, लोगों के अंदर थोड़ी सी और लालच वाली भावना आई, क्योंकि जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं ना लोगों के अंदर, लालच, डर, ग्रीड, मतलब फियर, क्या बोलते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। तो जब लोगों के अंदर और लालच वाला भावना आया, वो सारी चीज़ें आई, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हुआ। क्योंकि अब लोग क्या हुआ कि लोग बर्थ बेस पे तो देख ही रहे थे, बर्थ बेस से भी लोग अब पैसे के बेसिस पे, यानी फाइनेंशियल बेस पे लोगों को देखने लगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो जो चमड़े का काम कर रहा था उसको क्या बोल रहे थे, चमार। क्लियर है, चमड़ा नहीं, लेदर का काम करने वाले को चमार बोला जा रहा था। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो 100 फैमिलीज हैं चमार, मतलब चमड़े का काम कर रही हैं, वो लोग चमार जात के हैं, सोसाइटी उनको अच्छे नज़र से देख रही है। लेकिन उन 100 लोगों में से कोई एक व्यक्ति थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया, तो वो मान लो कहीं से कंपनी सेटअप कर करके, मान लो उसने कोई एक कंपनी बैठा करके और वो चमड़े का कोई बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, वो ज़्यादा पैसा कमा लिया, उसके अंदर लालच आ गई। या फिर वो जब, जैसे क्या होता है ना, जब आपके पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो आपके जो लोअर लेवल वाले हैं उनको आप दूसरे नज़र से देखने लगते हैं। तो जो चमड़े का व्यापारी है, मान लो वो भी चमार है कास्ट का, लेकिन उसके पास जब पैसे ज़्यादा आ गए तो बाकी जो 99 लोग हैं उन लोगों को फिर वो दूसरे नज़र से देखने लगेगा। तो वो क्या किया, जब थोड़ा और बड़ा हुआ, मतलब मान लो अमीर होने के बाद जो उसके जो बच्चे पैदा हुए, तो उनके नाम के आगे फिर वो चमार ना लिख करके मान लो उसने चड्डा लिखना शुरू कर दिया, फलाने चड्डा। जैसे होता है ना, लोग अपने बच्चों के टाइटल को ही बदल देते हैं, तो वो मान लो चड्डा लिखना शुरू कर दिया आने वाले जनरेशन, आने वाले बच्चों का। अब क्या हो, जब वो बच्चे बड़े होंगे या 1-2 पीढ़ी बाद, 3 पीढ़ी बाद, फिर और जो बच्चे आएंगे वो क्या देखेंगे कि चमार अलग जात है, चड्डा अलग जात है। ये हुआ। और इसी तरीके से हर जात में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बोला ग्वाला यानी जो दूध बेचने वाला था, ग्वाला थे, फिर बाद में उन लोगों में से कोई एक थोड़ा सा अमीर हो गया होगा, पैसा आ गया होगा, तो उसने अपना नाम ग्वाला से हटा करके अहिर कर दिया। फिर और कोई अहिरों में जब अमीर हुआ तो उसने हटा करके यादव कर दिया। इस तरीके से जैसे खेती करने वाले लोगों में से था, जो जमीन से जुड़े थे उनको जमींदार बोला जाता था। फिर उन लोगों में से कोई थोड़ा मान लो अमीर हो गया या कुछ हो गया, उसने अपना नाम चेंज करके बाद में कुर्मी कर दिया। कुर्मियों में से फिर जब कुर्मी लोगों में से फिर कोई और थोड़ा अपर लेवल पे चला गया, उसने वहां से नाम बदल करके चौधरी कर दिया। फिर अलग अलग ऐसे पटेल और ना जाने वर्मा क्या क्या लोग करते हैं। तो मतलब हर जात में इस तरीके से इवॉल्वमेंट देखने को मिली। तो यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं लालची हुए, ग्रीडी हुए, लोग पैसे को वैल्यू देने लगे। अब जैसे मैंने चमार और चड्डा वाला एग्जाम्पल लिया, अब सोसाइटी क्या देखेगी, जो चड्ढा है इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और जो चमार है इसके पास कम पैसा है। तो सोसाइटी है जो और लोगों के कॉन्सेप्ट में, या फिर 2-4-10 पीढ़ी के बाद जो जनरेशन है उनके कॉन्सेप्ट में क्या हो गया, भाई चड्ढा तो अच्छे कास्ट होते हैं, चमार लोअर कास्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा हो गया ना। जबकि उनको नहीं पता कि चड्ढा भी चमार ही है और चमार भी वैश्य है और वैश्य भी इंसान है। अगर आप तोड़ के आओगे तो क्या समझ में आ रहा है, चड्ढा क्या है, चमार है, और चमार क्या है, वैश्य वर्ण का था। और वैश्य वर्ण क्या है तो इंसान ही है, तो हम सभी की ही। लेकिन फिर जब नहीं समझ पा रहे हैं तो लोगों को ये दिख रहा है चड्ढा के पास पैसा ज़्यादा, चड्ढा अमीर है, चड्ढा हायर क्लास का है। तो ये बस एक माइंडसेट है, और ये माइंडसेट धीरे धीरे समय के हिसाब से इस तरीके से चलने लगा। क्लियर है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए जितना ईजी हो सकता था उतना ईजी मैंने समझाया, और अब मुझे नहीं लग रहा कि इससे ईजी और कुछ हो सकता था। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि ध्यान से देखिए कुछ अभी तो
हमें जो अनटचेबिलिटी देखने को मिलता है, छुआछूत समाज में भी देखने को मिलता है, ये भी इसी का ही एक पार्ट है। ये भी मेंटलिटी एक पार्ट है। ये कोई, जैसे मैंने बोला ना, ये कोई सोशल सिस्टम नहीं है, इसको किसने बनाया नहीं था, बस ये लोगों की सोच है, परसेप्शन है। कैसे हुआ अनटचेबिलिटी, ध्यान से देखिए। अगर आप छुआछूत की बात करें, गांव में जाकर के देखिए, छुआछूत वैसे भी गांव में देखने को मिलता है, शहरों में नहीं देखने को मिलता, या फिर बोल सकते हैं ना के बराबर हो गया है। गांव में अगर आप जाकर के ध्यान से अगर देखेंगे छुआछूत ना, तो छुआछूत गरीब के साथ नहीं होता है, छुआछूत कम पैसे वाले के साथ नहीं होता है। छुआछूत का जो कॉन्सेप्ट है, ये उन जाति के साथ है, उन कास्ट के साथ है, जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिनमें हाइजीन इशू हो सकता है, जिनमें क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज या फिर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ध्यान से देखिएगा, छुआछूत किन जातियों के साथ होता है? जो चमड़े के व्यापारी थे, जो लेदर का काम करते थे, जो जानवरों को मारना, फिर वहाँ से लेदर निकालना, उनका जूता चप्पल वगैरह बनाना, उनके साथ छुआछूत माना जाता है। जो लाश वगैरह जलाने का काम करते हैं, जिसको हम डोम बोलते हैं, सॉरी डोम नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ मतलब जो भी बोलते हैं ना, खटीक जिसको बोलते हैं, शायद खटीक या डोम जो बोलते हैं। या फिर जो लोग नाली वगैरह साफ करते हैं, ये एक कास्ट होता है, जो पता नहीं खटीक या डोम जो बोलते हैं। तो ऐसे कास्ट के साथ छुआछूत माना जाता था, जो लोग ऐसे काम करते थे जिनसे ह्यूमंस को हाइजीन इशू हो सके, कोई बीमारी हो सके, कोई क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हो सके, तो उनको लोग छूना प्रीफर नहीं करते थे, उनके नज़दीक जाना प्रीफर नहीं करते थे। ये भी लॉजिकली सही था। क्यों सही था? क्योंकि आप खुद सोचो ना कि अगर मान लो आप ऐसे कोई काम कर रहे हो जिससे बीमारी लग सकती है, तो फिर मैं आपके पास क्यों आऊँ, मैं आपको नहीं छूंगा। और उस समय तो ऐसा सैनिटाइजेशन का भी कोई वो नहीं था कि लोग सैनिटाइज कर दें, आपके ऊपर सैनिटाइजेशन डाल दें, साबुन या फिर डिटर्जेंट पाउडर, ये सारी चीज़ें नहीं थी कि आप अपने हाथों को धुल सको, अपने शरीर को धुल सको, शैम्पू साबुन, ये सब सारी चीज़ें थी नहीं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेबल डिजीज के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, है ना, बीमारियों फैलने के चांसेस थे। इस वजह से लोग उनको छूते नहीं थे, उनसे दूरियां बनाते थे। और ये भी टाइम टू टाइम धीरे धीरे लोगों के कॉन्सेप्ट में क्या आ गया कि सारे चमार जाति ही ऐसे होते हैं, सारे डोम जाति ही ऐसे होते हैं, सारे खटिक जाति ही ऐसे होते हैं, इनको छूने से, इनको नहीं छूना चाहिए। लेकिन लॉजिक कोई नहीं समझना चाहा कि क्यों नहीं छूना चाहिए। और इसको अगर हम अभी के एरा से देखें, तो अभी ये सब सारी चीज़ें हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अभी मुझे याद आया, तो आपको ज़्यादा इजी होगा। देखिए, आज से अगर आप देखेंगे 2-3 साल पहले जब कोरोना काल था, आपने ध्यान दिया होगा, कोरोना काल में लोग डॉक्टर्स को नहीं छूते थे, डॉक्टर के नज़दीक नहीं जाते थे। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको ये लगता था कि यार डॉक्टर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेशेंट का इलाज करके आया होगा, हो सकता है मतलब क्या जो कोरोना वायरस है इसके जरिए मेरे अंदर भी ट्रांसफर हो जाए। इस वजह से लोग डॉक्टर को नहीं छू रहे थे। आप भी कहीं ना कहीं डॉक्टर से दूरी बना के रखते थे। आप आम इंसान को फिर भी छू ले रहे थे, लेकिन डॉक्टर से तो लोग कोसों दूर भाग रहे थे कि भाई डॉक्टर के पास मुझे नहीं जाना, डॉक्टर के पास मुझे नहीं छूना है। अब सोच के देखिए, मान लीजिए अगर ये कोरोना काल लगातार चलते रहता और मान लो 100 साल 50 साल तक अगर लगातार चलते रहता, तो हम डॉक्टर को नहीं छूते। अब आने वाले जनरेशन से अगर देखते तो क्या बोलते, पिताजी डॉक्टर को नहीं छू रहे तो मैं भी डॉक्टर को नहीं छूंगा। तो उनके माइंड में ये चीजें आती ना कि डॉक्टर को छूना ही गलत है, डॉक्टर को छूना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको कोई समझा नहीं पाता ना कि भाई डॉक्टर को क्यों नहीं छूना चाहिए। तो उनके दिमाग में क्या था, डॉक्टर को छूना ही नहीं चाहिए। तो ये धीरे धीरे फिर अगर मान लो कोरोना काल चलते रहे तो फिर एक ट्रेंड बन चुका होता। हो सकता था मान लो 100 साल 200 साल बाद अगर कोरोना काल खत्म भी हो जाता, तब भी ये एक ट्रेंड बन चुका होता कि नहीं भाई डॉक्टर को नहीं छूना चाहिए, मेरे पिताजी नहीं छूते थे तो मैं क्यों छूऊं। तो फिर कहीं ना कहीं ये एक कल्चरल एस्पेक्ट से लोग इसको देखने लगते। लेकिन चलो ठीक है, भगवान का शुक्र था कि कोरोना काल 2 सालों में खत्म हो गया, 1 सालों में खत्म हो गया, अच्छी बात है। लेकिन जो ट्रेंड होते हैं ना वो ऐसे ही बनते हैं। क्लियर है? तो अब आप खुद सोचो कि आप अगर 2 साल पहले टेक्नोलॉजी था हमारे पास, साबुन सर्फ जैसी चीज़ों थी, हाइजीन इतना अच्छा था, हम समझ रहे थे, फिर भी हम डॉक्टर को छूने में डर रहे थे। तो आज के 100 200 500 1000 साल पहले अगर छुआछूत वाला कॉन्सेप्ट था तो गलत कैसे था भाई? उस समय तो बिल्कुल उस समय अच्छा था छुआछूत, क्योंकि उनको छूने से आपको भी प्रॉब्लम हो सकता था। तो जो लोग वो काम कर रहे थे उनको नहीं छुआ जा रहा था। लेकिन हाँ, जो ये गलत हुआ कि उस पूरे जात को ही इग्नोर करना, वो गलत था। क्योंकि जात को इग्नोर करना मतलब उनके कॉन्सेप्ट में बैठ गया ना, मेरे पिताजी चमार को नहीं छू रहे थे मैं भी चमार को नहीं छूंगा, तो ये गलत था। अब आजकल के समय में अगर इसको देखा जाए तो आजकल के समय में हमें इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई बंदा नाली साफ कर रहा है फिर आप उसको मत छो, लेकिन अगर वो नाली साफ कर करके निकल रहा है और वो मान लो साबुन सर्फ से अपने आप को क्लीन कर लिया, फिर तो आप उसको छू सकते हो, फिर तो कोई इशू नहीं है ना। तो आप उसको हाइजीन पर्पज से देखोगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप उसको जाति पर्पज से देख रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। तो पुराने लोगों ने जो किया वो उस समय के हिसाब से सही था।
अभी के समय के हिसाब से वो गलत है। क्लियर है, ये आपको समझना होगा। लेकिन आप इसको उसको मानने लगो कल्चरल एस्पेक्ट से या फिर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से अगर आप देख रहे हो तो फिर आप मूर्ख हो। क्लियर है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर आप इतना समझ रहे हो ना, तो मुझे लग रहा है कि आप मतलब काफ़ी कुछ जाति पाति के बारे में समझ गए होगे। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा, अभी तो मैं सोल्यूशंस पे बात ही नहीं किया हूँ, इसमें कई सारे सोल्यूशंस हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं। देखिए, जाति पात ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में ही देखने को मिलता है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये लगभग दुनिया के हर धर्म में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको मुस्लिम धर्म की बताऊं, मुस्लिमों में भी आपको शिया और सुन्नी देखने को मिलता है। तो जो काफ़ी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई सिर्फ हिंदुओं में है, वो लोग मूर्ख हैं कहीं ना कहीं, या तो अज्ञानता में बोल रहे हैं। उनको आप ये बताना यार जरूर कि ऐसा नहीं है। आपको जाति पात हर धर्म में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बोला मुस्लिम में, मुस्लिम भाइयों में भी आपको जाति पात देखने को मिलता है। शिया और सुन्नी, शिया सुन्नी के घर खाना पीना नहीं खाता, जाता नहीं है। सुन्नी शिया के घर नहीं जाता। हाँ, कुछ मेजॉरिटी लोग जाते होंगे, वो एक अलग बात है। बट अगर मास मतलब कुछ अगर मास लेवल पे देखा जाए, मेजॉरिटी लोग नहीं जाते हैं। कुछ माइनर लोग जाते होंगे, वो एक अलग बात है, उनका पर्सनल टच होगा। लेकिन अगर मास लेवल पे देखा जाए तो शिया सुन्नी में बहुत ज़्यादा अंतर है। मुस्लिमों में जैसे एक होता है अशरफ कम्युनिटी के जो मुस्लिम होते हैं उनको हायर क्लास का मुस्लिम माना जाता है। और एक होता है अजलफ कम्युनिटी के जो मुस्लिम लोग होते हैं उनको मिडिल क्लास का मुस्लिम माना जाता है। एक होता है अर्जल कम्युनिटी के जो मुस्लिम होते हैं उनको लोअर क्लास का मुस्लिम माना जाता है। अब इसके बारे में मैंने ज़्यादा स्टडी तो नहीं किया कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जैसे हिंदुओं के साथ जो ये जात वाला पूरा प्रोसेस चला आया है, मुस्लिमों के साथ भी ये जात वाला पूरा प्रोसेस ऐसे ही चला आया होगा। क्लियर है। और अगर हम बात करें सिखों की, सिख कम्युनिटी में भी आपको जात पात का भेदभाव देखने को मिलेगा। जो जाट सिख होते हैं, जिनको हम जट बोलते हैं, जट या जाट, जो राजस्थान साइड वगैरह मिलते हैं, तो जो जाट सिख होते हैं इनको अपर क्लास का सिख माना जाता है, इनको लैंड ओनर्स माना जाता है, ये जमींदार होते हैं, इनको इज्जत दूसरे तरीके से, मतलब इनको हायर लेवल का इज्जत दिया जाता है। और एक दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं मजहबी सिख। मजहबी सिख वो होते हैं जिनको लोग लोअर लेवल का सिख मानते हैं। तो कहीं ना कहीं तो सिखों में भी जाति पात का भेदभावना है। अगर हम क्रिश्चियन की बात करें तो क्रिश्चियनों में भी आपको जाति पात का भावना देखने को मिलता है। क्रिश्चियन में भी अपर क्रिश्चियन और लोअर क्रिश्चियन होता है। यहाँ तक कि अगर आप इंडिया के साउथर्न पार्ट में अगर आप जाकर के देखेंगे, केरला साइड में, तो वहाँ पे तो क्रिश्चियन को एक दलित क्रिश्चियन करके टाइटल ही दे दिया गया। दलित यानी गरीब क्रिश्चियन। दलित क्रिश्चियन के लिए अलग से चर्च बनवा दिया गया है कि आप हमारे मेन चर्च में नहीं जा सकते हो, हम आपके लिए एक दूसरा चर्च बनाएंगे जिसको हम दलित क्रिश्चियन, वहाँ पे मतलब उनको जाने का परमिशन दिया गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप गहराई से स्टडी करोगे तो आपको हर धर्म में देखने को मिलेगा। तो ये बोलना आप बंद करो कि सिर्फ हिंदुओं में है ना। हाँ, एक चीज़ें हैं, देखिए, जैसे जो धर्म मतलब कुछ भी, दुनिया का कोई भी चीज़ जो जितना ज़्यादा पुराना होगा ना, उसमें उतनी ज़्यादा मिलावटी होंगे। मिलावटी इन द सेंस क्योंकि जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा विचारधारा है उसमें ऐड होती जाएंगी, उतनी ज़्यादा उसमें चेंज होगा, उतना ज़्यादा उसमें एवोल्यूशन होगा, उतनी ज़्यादा उसमें चीज़ें बदलेंगी, सही के गलत, गलत के सही। इस वजह से हिंदुओं में थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए देखने को मिल रहा है अभी, या फिर ज़्यादा जाति देखने को मिल रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। 5-6 हज़ार 7 हज़ार साल से 5-6 हज़ार साल तो हमें लिखित देखने को मिल रहा है, उससे न जाने कितने सालों चलती आ रही है। तो इस वजह से, लेकिन ये उस समय के हिसाब से जाति पात सही था। आज के हिसाब से जाति पात अगर आपको फॉलो भी करना तो अच्छी चीज़ है। जाति पात आप अब बर्थ बेसिस मत देखो, आप इसको प्रोफेशन बेसिस पे देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, है ना। क्लियर है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और देखिए, जाति पात का इम्पैक्ट अगर देखें तो इसका और भी कई सारे लेवल पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे अनटचेबिलिटी मैंने बोला, डिस्क्रिमिनेशन तो खैर देखने को मिल ही रहा है। जाति पात को हम देखें तो अगर हम इसको पॉलिटिकल एंगल से देखें तो कहीं ना कहीं जाति पात का लोग इस पॉलिटिकल एंगल से भी फायदा उठा रहे हैं। जैसे मान लो अगर कहीं पे यादव संख्या बहुसंख्यक है, ज़्यादा लोग यादव हैं, तो वहाँ से क्या होता है, कोई भी यादव एमपी के चुनाव के लिए लड़ जाता है और सारे यादव मिल करके उसको जिता देते हैं। मतलब उनको डेवलपमेंट एस्पेक्ट से नहीं देखना है, उनको ये देखना है कि हम ज़्यादा यादव हैं, यादव को जिताएंगे तो हमारे लिए अच्छा काम करेगा। क्योंकि ये मूर्खतापूर्ण बात है, ऐसी चीज़ें भी हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये पॉलिटिकल एंगल से भी जात पात का कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। जॉब्स और एजुकेशन में तो देखने को ही मिल रहा है ना। जॉब्स में अगर आप देखेंगे तो क्या जैसे कुछ रिजर्वेशन वगैरह होता है कि मान लो आप इस कास्ट के हो तो आपके लिए इतने % का सीट फिक्स कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है ना, जो टैलेंट होता है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। लेट्स से मान लो एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं कोई अपर क्लास का बंदा हूँ, एग्जाम्पल के लिए, जिसको सोसाइटी अपर क्लास मानती है, अब मैं उसमें स्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और किसी जगह पर अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अगर वहाँ पर रिजर्वेशन लोअर क्लास वालों के लिए मान लो कर दिया गया कि ये लोअर क्लास वाले हैं, ठीक है, तो फिर
जबकि सबसे टैलेंटेड मैं हूं, लेकिन फिर मुझे तो बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो उनके लिए रिजर्व कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। और भी जाति पात का तो हमें आजकल मतलब हर जगह पे, जैसे कुछ जगहों पे मंदिरों में बैन कर करके रखा गया है, जो कि वो भी गलत है। अनटचेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए अनटचेबिलिटी से या मंदिरों में किसी जात पात को एंट्री देने से इससे मेंटल स्ट्रेस भी लोगों को हो रहा है। क्योंकि एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मान लो मैं किसी गरीब खानदान का हूँ, मान लो जैसे मैं चमार हूँ, अब लोगों का परसेप्शन क्या बन चुका है, भाई चमार तो एक लोअर कास्ट का होता है, ये लोगों का परसेप्शन बन चुका है। तो अब क्या होगा, मुझे मंदिरों में बैन कर दिया जाएगा, मुझसे लोग दूर भागेंगे, मुझे छूना नहीं पसंद करेंगे, मुझसे दोस्ती करना पसंद नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे मेंटल स्ट्रेस भी होगा, और अगर मुझे मेंटल स्ट्रेस होगा तो एक हिसाब से यूथ को मेंटल स्ट्रेस हो रहा है ना, तो इससे भी कहीं ना कहीं देश हमारा गड्ढे में जा सकता है या फिर हम पीछे रह सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमें समझना होगा, इनइक्वालिटी को हमें समझना होगा, हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जगहों पे जो अपर क्लास के लोग हैं आज भी वो अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं सोसाइटी में। तो इन सब चीज़ों को हमें बदलना होगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमें अपने अंदर अवेयरनेस लाना होगा। और भी अगर हम कुछ सोल्यूशंस की बात करें तो और भी कई सारे सोल्यूशंस इसमें हम कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमें लोगों को ना थोड़ा सा लॉजिकली एजुकेट करना होगा। जैसे मैंने अभी ये वीडियो आपको बनाया, तो ये अगर आपने ऊपर मैंने जितने सारे पॉइंट्स बताए हैं, इनको अगर आप ध्यान से समझोगे या फिर अगर आप अपने बच्चों को भी समझाओगे कि बेटा देखो, जाति पात पहले के समय से सही था, कोई इशू नहीं था, लेकिन अभी जाति पात का इम्प्लीमेंटेशन करना गलत है ना। लॉजिकली अगर आप उनको समझाओगे क्यों गलत है, क्या रीजन्स हैं, तो छुआछूत तब सही था, अब गलत है, तो क्यों गलत है, तब मतलब जब आप उनको चारों तरफ से समझाओगे तब वो समझेंगे ना। तो लॉजिकली थोड़ा हमें समझाना होगा, एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा हमें चेंज लाना होगा। या फिर जो हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हमें मैनिपुलेट नहीं करना होगा, हिस्ट्री को हमें एक सही से समझाना होगा। हिस्ट्री को काफ़ी सारी जगहों पे हिस्ट्री को मैनिपुलेट कर दिया गया है, तो आपको ओरिजिनल हिस्ट्री को निकाल कर लाना होगा उसको, और उसको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में समझाना होगा, तब लोग समझ पाएंगे, तब लोग जाति पात से थोड़ा सा दूर जा पाएंगे। देखिए, जो इंटरकास्ट इंटरेक्शन है इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना होगा। मतलब स्कूल या कॉलेजेस में ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे फंक्शन करवाने होंगे कि जिसको सोसाइटी अपर और लोअर क्लास देख रहा है, दोनों को एक लेवल दिया जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक अभी किया भी जा रहा है, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ जगहों पे अगर नहीं किया जा रहा है तो उसके खिलाफ में आवाज़ उठानी होगी। इंटरकास्ट मैरिज की अगर बात की जाए तो इंटरकास्ट मैरिज को हमें प्रमोट करना चाहिए। देखिए, पहली बार तो मैरिज कास्ट और इंटरकास्ट नहीं होना चाहिए, मैरिज होना चाहिए प्रोफेशन बेस पे। ध्यान से समझिए, मैरिज यानी प्रोफेशन बेस पे। एग्जांपल के लिए अगर मैं डॉक्टर हूं तो कोशिश ये करूं कि मैं डॉक्टर से ही शादी करूं, ताकि मेरा उनका थिंकिंग और थॉट प्रोसेस मिल सके, है ना, तभी हम लॉन्ग लास्टिंग चल सकते हैं। लेकिन अगर मेरा उनका थिंकिंग और थॉट प्रोसेस अगर नहीं मिलेगा, सोच अगर नहीं मिलेगा, तो आगे चल कर कहीं ना कहीं क्लास आने वाली है। तो शादियाँ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं एक सबसे इस प्रोसेस पे, मतलब प्रोफेशनल क्या बोल देंगे, प्रोफेशन के बेसिस पे करना चाहिए। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज़ याद आया, अगर हम आज से कुछ साल पहले देखा जाए, जो कास्ट के बेसिस पे शादियां होती थी वो उस समय के हिसाब से सही भी थी। मान लो यादव है तो यादव कास्ट में शादी कर रहा है, एक कोई मान लो अगर सोनार है तो सोनार कास्ट में शादी कर रहा है, तो वो अच्छा था। क्यों अच्छा था, इसको भी समझना होगा हमें। लेकिन अभी गलत है। देखिए, पहले जैसे मान लो कोई यादव है, अहिर है, अहिर मतलब ग्वाला। अब ग्वाला अगर है तो उसके घर में क्या है, वो लोग बचपन से ही क्या गाय भैंस के इर्द गिर्द रहे हैं, दूध का व्यापार कर रहे हैं। तो वो अगर किसी यादव खानदान में शादी करेंगे तो उसके घर की लड़की को अपने घर लेके आएंगे, तो वो लड़की उस कम्युनिटी में एडजस्ट कर पाएगी, क्योंकि वो भी उसी कम्युनिटी से होकर आई है जिस कम्युनिटी में गाय भैंस रखे गए थे, है ना। तो उसको उसके बारे में ज्ञान है, तो वो जब यादव घर में आएगी तो वहाँ पर वो एडजस्ट कर पाएगी। तो वो जो कास्ट का मैरिज था वो अच्छा था पहले, है ना। या मान लो, इसको दूसरे एग्जांपल समझो, मान लो अगर किसी यादव के घर पे अगर कोई मान लो बनिया की लड़की को ले आए। अब बनिया का काम क्या है, बनिया का काम है मान लो जो कोई एक दूसरा व्यापार करने का, मान लो सोनार है। अब सोनार के घर की लड़की को अगर हम यादव के घर ले आए तो वो दोनों का प्रोफेशन अलग है, तो दोनों में क्लैश हो जाएगा ना। उसको समझ ही नहीं आएगा कि भाई मैं गाय भैंस को कैसे पालना है। या अगर ये सोनार के घर चल जाएगी तो ये शायद छोटी सी सोने का कीमत ही ना समझ पाए, क्योंकि इसको वो नहीं पता ना। तो इस वजह से पहले के समय में ये अच्छी चीज़ें थी, ये भी प्रोफेशन बेस ही था। हमें देखने में लग रहा है कि पहले का जो शादी मैरिज वाला था वो कास्ट बेस्ड था, नहीं, वो प्रोफेशन बेस्ड था, क्योंकि कास्ट प्रोफेशन बेस्ड था। बात को समझिए, कास्ट था प्रोफेशन बेस्ड और शादी प्रोफेशन बेस्ड था। लेकिन अभी के समय में क्या हो गया, कास्ट रह गया, प्रोफेशन अलग हो गया है। मतलब यादव कास्ट, लोग कास्ट के होते हैं यादव, लेकिन उनमें हो सकता है कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई टीचर हो, है ना। लेकिन अगर आप यादव है, अगर वो यादव के घर की लड़की कोई अपने घर पे ले आएगा तो फिर अब क्लैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो जिस यादव के घर से आ रही हो
उसके घर पे मान लो गाय भैंस वाला माहौल रहा हो, ठीक है, दूध दही वाला माहौल रहा हो, अब वो इस घर में आ रही है, कास्ट देख करके लोगों ने शादी कर लिया, लेकिन इस घर पे आ रही है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग प्रोफेशनल मतलब लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो ऐसे लड़कों से शादी होगी तो क्लैश नहीं कर जाएगा, है ना। तो अब हमें कास्ट बेस पे नहीं जाना होगा, अब हमें प्रोफेशन बेस पे जाना होगा। पहले भी प्रोफेशन बेस पे था, लेकिन पहले प्रोफेशन ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी प्रोफेशन ज़्यादा होने की वजह से अभी कास्ट बेस पे ना जा करके हमें पर्टिकुलर प्रोफेशन बेस पे शादी करना होगा। तो ये हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, आने वाले जनरेशन के लिए एक अच्छा हो सकता है। क्लियर है, ये आपको समझना हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें मिस कर दिए होंगे, बाकी सारे पॉइंट्स को आप ऐड कर लेना। और यार वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी। और अगर मैं इसमें और अगर आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं तो जो मूवीज़ बन रही हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं, या फिर जो मीडिया वगैरह हैं, इनमें भी थोड़ा सा जो इंटरकास्ट मैरिज है उनको नॉर्मलाइज करना होगा। इसको ऐसा नहीं दिखाना होगा कि अरे देखो एक यादव ने यार एक चौधरी से शादी कर लिया, तो ये सब मूर्खता है ना, हम लोग कहीं ना कहीं दिखाने देते हैं मीडिया वगैरह में। इसको नॉर्मलाइज करना होगा, उनको भी समझाना होगा, थोड़ा सा लॉजिकल वे में समझाना होगा कि यार ये अच्छी चीज़ है भाई, प्रोफेशन बेस आप शादी करो, मुझे कास्ट से नहीं मतलब, मुझे प्रोफेशन से मतलब है ना, ये सारी चीज़ों को। और देखिए एक जो इंडिया में भी जो रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है ना, जो रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है, इसको मेरे हिसाब से ये भाई गलत चीज़ें हैं, इसको ख़त्म कर। देखो गलत इन द सेंस सब गलत नहीं है, रिजर्वेशन सिस्टम को ना आपको कास्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ये इकोनॉमिक कंडीशन बेसिस पे होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन सिस्टम, पहली बार तो रिजर्वेशन सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, और यदि अगर आप रिजर्वेशन सिस्टम रख भी रहे हो तो ये इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे होना चाहिए। मान लो कोई फाइनेंशियली वीक है, उसको आप बढ़ावा दो ना कि अगर वो कास्ट से, अगर वो मान लो यादव है तो उसको आप बढ़ावा दे रहे हो, कास्ट से कोई चमार है उसको आप बढ़ावा दे रहे हो, कास्ट से कोई किसी भी कास्ट का है, ऐसा नहीं है। अगर कास्ट से कोई ब्राह्मण है तो उसको आप अपर कास्ट मान रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण हैं जिनके पास खाने के लिए अभी नहीं है, बहुत सारे ब्राह्मण कास्ट के हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, और बहुत सारे चमार कास्ट के हैं जो अपर लेवल पे जा चुके हैं। तो आप इस एंगल से देखो ना, आप उनको इकोनॉमिकल कंडीशन के एंगल से देखोगे तब आपको समझ में आएगी। लेकिन अगर आप कास्ट के बेसिस पे देखोगे, पहले जो था वो सब सही था, अभी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है, तो उस एंगल से आपको देखना होगा। और अगर हम बात करें तो देखिए जो हमारा रिलीजन है या फिर जो स्पिरिचुअलिटी है, उसको थोड़ा सा हमें लॉजिकल वे में समझना होगा, तब हम सारी चीज़ों को डिकोड कर पाएंगे, थोड़ा साइंटिफिक वे में समझना होगा। जो रिलीजन में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, हाँ उनमें कुछ मिथ्या हैं, कुछ अंधविश्वास हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके पीछे लॉजिकल तर्क है। अगर हम वो लॉजिकल तर्क नहीं दे पाते हैं, लॉजिकल वे में नहीं समझा पाते हैं, तो आने वाले जनरेशन को क्या लगेगा कि यार ये मिथ है, ये अंधविश्वास है। तो आपको लॉजिकली उनको समझाना होगा, बच्चों अपने आने वाले जनरेशन को वो लॉजिकली उनको एजुकेट करना होगा, उनको साइंटिफिक वे में एजुकेट करना होगा, जो कि काफ़ी सारे साइंटिफिकल प्रूफ्स हैं, लेकिन हम अज्ञानी हैं, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है कि हम उसको लॉजिकली समझा सकें, ठीक है। और अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को भी इसके प्रति थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए, मतलब लीगल एक्शंस लेना चाहिए इसके प्रति थोड़ा सा, मतलब गवर्नमेंट को क्या बोल सकते हैं कि अगर कहीं पे उसको दिख रहा है कि कोई कास्ट मैरिज हो रहा है बिना प्रोफेशन मैच किए हुए, है ना, और अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो गवर्नमेंट को इसके पीछे थोड़ा सा मतलब लॉ स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। जबकि इसको लेकर के इंडिया में मुझे कोई लॉ नहीं दिख रहा है, तो इसके पीछे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और बाकी सोशल मीडिया पे तो अगर कोई कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लॉजिक्स के बारे में बात कर रहा है, तो उसको समझना होगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो काफ़ी सारे लोगों के माइंडसेट को हो सकता है चेंज कर रहा है, तो उसको एक एक तथ्य को समझ करके और सही ज्ञान देना चाहिए। अगर आपको भी कोई ऐसा दिखे कि कोई 2 मिनट 4 मिनट के वीडियो में भी किसी एक ही एंगल से अगर बात करा, तो उसको आप समझाओ कि भाई आपने गलत बोला है, आपने मतलब देखिए क्या होता है ना, हम जब वीडियो देखते हैं तो हम लोग लाइक और कमेंट तो कर देते हैं, लेकिन कमेंट में क्या लिखेंगे, वेरी गुड। आपको ये समझना होगा कि वो वेरी गुड नहीं लिखना है, आपको उसमें कुछ कमियां निकालना है, फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करना है, और सामने वाले को समझाना है कि भाई आपने ये गलत बोला है ना, तब वो सामने वाला समझाएगा। अगर हमने वेरी गुड लिख दिया तो क्या पता उसने कुछ गलत भी बोला, आपने वेरी गुड लिख दिया, तो फिर वो सामने वाला मोटिवेट हो जाएगा। आपको कमियां दिखे, आप उसको काउंटर करो, आप तुरंत आवाज़ उठाओ। क्लियर है। और अगर मैं बताऊं और हम क्या कर सकते हैं, तो जो जॉब्स एप्लीकेशन होती है ना, जॉब के एप्लीकेशन वगैरह होते हैं, उनमें आप देखोगे कि कास्ट सिस्टम का टिक वगैरह लगाने का ऑप्शन होता है, उसको हमें बिल्कुल हटा देना चाहिए। मतलब जॉब एप्लीकेशन में कास्ट बेस तो होना ही नहीं चाहिए कि आप किस कास्ट के हो, बिल्कुल नहीं। जॉब एप्लीकेशन आपके टैलेंट बेस होना चाहिए, आपके प्रोफेशन बेस होना चाहिए, आपके कैपेबिलिटी बेस होना चाहिए ना, तो ये सारी चीज़ों को हमें हटाना चाहिए। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज कर सकते हैं।
कि कोई अगर इंटरव्यू वगैरह वगैरह ले रहा है तो उसको थोड़ा अगर हम टेक्निकल वे में इसको ऐड करेंगे, थोड़ा टेक्नोलॉजी को, एआई वगैरह को यूज़ करेंगे तो एआई को कास्ट नहीं समझ में आता है। एआई को क्या समझ में आता है? एआई को आपका प्रोफेशन समझ में आता है ना। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम कर करके कास्ट सिस्टम को थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट करें कि भाई प्रोफेशन बेस जाओ, प्रोफेशन बेस जाओ, बर्थ बेस मत जाओ। हैं, किसी का जन्म कहाँ हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, वो काम क्या कर रहा है उसके बेस पे जाना होगा। तो बस लास्ट में यार मैं इसमें आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जितने भी चीज़ें मैंने बताई हैं इनमें अगर कहीं पे भी आपको कोई एरर लगे, कोई गलती लगे, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ। आप मुझे कमेंट करके बताओ भाई आपने ये गलत बोला, ताकि मैं भी उससे सीख सकूँ, मैं भी उस चीज़ को करेक्ट कर सकूँ, है ना। क्योंकि यार मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी तो हूँ नहीं कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ वो सारी बातें मैं सत्य बोल रहा हूँ। मतलब देखिए, वैसे तो मैंने पढ़ कर करके, सीख करके, समझ करके बोला है, कोशिश तो मैंने सबकी चीज़ की सही ही बोलूँ, या अगर मुझसे अगर कोई पॉइंट छूट भी गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर करके बताना कि हाँ ये पॉइंट आपने छोड़ दिया है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये इस पे इतनी ही बात होनी चाहिए, जाति पे हमें और गहराई में जाना होगा, और गहराई में जाने के लिए मुझे आपका थोड़ा सा हेल्प चाहिए। अगर आपके पास भी इससे रिलेटेड कोई और पॉइंट हैं तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जात पात को हम और समाज से कैसे खत्म कर सकते हैं। तो आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना। मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे खुद बात करना चाह रहा हूँ कि हम जाति पात को और कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पास भी मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी यार इसमें और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस लास्ट में फिर एक बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। पहले क्या था उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। पहले जो था वो समय के अनुसार सही था, अभी जो है वो समय के अनुसार गलत है। कुछ चीज़ें सही हैं वो सही हैं, जो चीज़ें गलत है उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। हमें ये नहीं मानना होगा कि पहले लोग कर रहे थे तो सही ही कर रहे थे, उनके हिसाब से सही था, बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे हो सकता है गलत है। सो प्लीज़ थिंक, बी लॉजिकल। जय हिंद।